Hello everyone, welcome to Quantum Minds. So today in this video we will do work, power and energy chapter और जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स 9th से भी इंक्लूडेड है 9th क्लास से और 11th क्लास से भी जो है टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे वर्क, पावर एंड एनर्जी का टॉपिक है वो अच्छे से जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जितने भी यूनिट है, सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा हर पॉइंट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं वर्क क्या होता है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है। किस किस चीज का प्रोडक्ट होता है? देखो वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट किस चीज का, फोर्स का। एक तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा किसका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, हम फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एफ से, मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, वर्क, ठीक है। तो समझ में आ गया वर्क क्या होगा, W इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन को हमने एन से रिप्रेजेंट किया है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एंड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे केजी मीटर में, तो ये जो है न्यूटन की किसके बराबर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 पावर। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी वर्क डन की, जूल। डायमेंशन कैसे आ जाएगी, केजी को हम कैसे लिखेंगे, जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे इसका, m जो मीटर है उसको l, मीटर की पावर स्क्वायर है तो l की पावर स्क्वायर। सेकंड को कैसे लिखेंगे हम, टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूले में ये क्या है, पावर -2। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो गया, ml2t-2। ये याद रखिएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एंड वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, एसआई यूनिट जूल होती है, एंड वैसे न्यूटन मीटर भी होती है, ठीक है। अब है जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, हम जो ये फोर्स वेक्टर है हमारा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा, उनके बीच में एक एंगल होगा थीटा कोई भी। तो जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा। जो ये वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, जब किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही है तो जो हमारा टोटल नेट वर्क आएगा वो क्या होगा, उन सब फोर्सेस का सम आएगा। जो भी वर्क डन हो रहे हैं अलग अलग फोर्सेस पे, उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन आ जाएगा हमारा। तो डब्ल्यू नेट क्या आ जाएगा, फोर्स 1 जब लग रही है F1s, फोर्स 2 लग रही है F2s, एंड फोर्स 3 लग रही है तो F3s। तो नेटवर्क डन हमारा आ गया W1 प्लस W2 प्लस W3 समेटिव फॉर्म में, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्क डन जो होता है बाय द फोर्स, किसी फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है हमारा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। तीनों केसेस हो सकते हैं। अब देखिए लेते हैं वर्क डन पॉजिटिव कब होगा हमारा। तो वर्क डन देखो पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव कर गया डिस्टेंस, एक डिस्टेंस एस से मूव कर रहा है, हमने उसको एस मेंशन कर दिया, और उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स एफ। तो उनके बीच में जो थीटा है वो शॉर्टर देन 90 डिग्री होगा। ये देखो शॉर्टर देन 90 डिग्री, थीटा अगर शॉर्टर देन 90 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हमारा, और जो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज हमारा कोस थीटा क्या है, ग्रेटर देन 1, और W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो पूरी ओवरऑल टर्म हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो वर्क डन क्या आ गया, फर्स्ट केस में पॉजिटिव। नेगेटिव की बात करें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, बट हम इसको, मतलब ये बहुत ज्यादा मूव कर रहा है और हम फोर्स लगा रहे हैं पीछे की, ज्यादा जो है ज्यादा स्पीड से मूव ना करे, तो फोर्स एक पीछे की तरफ भी लग रही है। तो पीछे की तरफ लग रही है तो हमारे थीटा क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्टर देन 1। तो कोस थीटा शॉर्टर देन मतलब कोस थीटा हमारा नेगेटिव है, तो ये जो हमारी W है एफ एस कॉस थीटा, ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं जीरो केस की। जीरो केस में क्या होगा हमारा, जो थीटा होगा एफ और एस वेक्टर के बीच में वो होगा 90 डिग्री का,
ठीक है। 90 डिग्री का होगा तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोस थीटा 0 हो गया तो हमारा जो वर्क डन क्या आएगा वो आएगा 0। तो इससे हमें पता चला कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखो, ये है ए, ये है बी, ऑब्जेक्ट है कोई, तो ये जो DW होगा वो क्या होगा FDSE होगा, ये तो हमें पता है। अब हम इसका टोटल वर्क डन निकालें तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो A से B जब हम इंटीग्रेशन करेंगे FDS का, तो FDS को हम लिख लेते हैं FDS cos थीटा, ओपन करके लिख लिया हमने इसको डॉट प्रोडक्ट को। तो FDS cos थीटा हमने टोटल वर्क डन आ गया हमारा A से B पे जाने में। ठीक है, तो जो अगर कोई मान लो कर्व है F और S के बीच में एंड ऐसे कोई कर्व है, तो जो एस के नीचे एरिया होगा ना, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा वर्क को, तो ये आ जाएगा एरिया अंडर FS जो ग्राफ है आपका, उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा वर्क। अब एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं वर्क डन की। तो देखो, ये जो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, इसको हमने स्ट्रिंग की हेल्प से जो है लटका दिया है। ठीक है, अब हम इसको ऊपर की तरफ जो है वो खींच रहे हैं। यहाँ पे जब हाइट की बात आ जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी का रोल आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी mgh। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, जब हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो टेंशन फोर्स क्या है, नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है, तो ये पॉजिटिव है, ग्रेविटी में ऐड हो गया एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा W = mg+a, और हाइट जिससे कि उस जितनी हाइट से वो खींचा गया है वो h हो जाएगी, तो वर्क डन क्या आ जाएगा mg+a × h। अब हम बात करें, अगर हम जो है उसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं अब ऑब्जेक्ट को, टेंशन फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर की तरफ लग रही है। अब तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो हमारा जो है ये हो जाएगा W = mg-a × h। तो ये दोनों चीजें याद रखना, अगर आपको वैसे भी याद नहीं रहता है कि अगर हम नीचे की जो ऊपर की तरफ उसको खींच रहे हैं तो आ जाएगा W = mg+a × h, अगर हम नीचे की तरफ धकेल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की हेल्प से तो आ जाएगा W = mg-a × h। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होती है किसी भी काम को करने की क्षमता। देखो, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए कुछ काम करने के लिए, ठीक है, तभी वर्क डन पॉसिबल होगा। तो एनर्जी क्या है, हमारी एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी जो होती है डिफरेंट फॉर्म्स के एनर्जी होते हैं, बट हियर वी विल टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ओनली। तो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब वो एनर्जी, जब एक बॉडी उस एनर्जी को पॉसेस करती है जब वो मोशन में होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मोशन में रोल प्ले करती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जब बॉडी है जो है वो रेस्ट पे होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जब बॉडी रेस्ट पे है। काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी जो है वो मोशन में है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। इसको हम p²/2m भी लिख सकते हैं। देखो, इसको क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो m से, न्यूमरेटर में भी, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा, v² एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको m² v² को कैसे लिख सकते हैं हम, p², तो ये हो जाएगा p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी को हम p²/2m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है फाइनल एनर्जी जो होती है और U2 - U1। ठीक है, फाइनल पोजीशन पे एंड जो इनिशियल पोजीशन थी उनका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब हम U2 - U1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 R2 F dr से। तो नेगेटिव है मतलब -W, नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो वर्क डन हमारा क्या आया है यहाँ से, R1 R2 लिमिट F dr। ठीक है, जिस तरह से हमारा वर्क डन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है, इसी तरह से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब है कि ये डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। स्प्रिंग फोर्स, अब बात आती है स्प्रिंग फोर्स की, कि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, F = -kx। स्प्रिंग फोर्स क्या है, F = -kx। फॉर्मूला याद रखना, F = -kx। अगर कोई पूछे यहाँ पे k क्या है, k हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें पता है W क्या होता है, Fs होता है। यहाँ पे फोर्स क्या है, kx है, -kx। डिस्टेंस कितना है, x।
x में चेंज आ रहा है तो dx लिख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x1 x2, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हमारी निकल के आई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो आएगी जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये k तो कांस्टेंट है तो ये k तो बाहर आ गया, माइनस k हमारे पास हमें इंटीग्रेशन करना है x dx का, ये है x1 ये है x2, हमें क्या करना है x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा माइनस के, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये यहाँ से जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है माइनस w होता है, तो माइनस माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ kx²। क्लियर, तो यहाँ से हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, हाफ ऑफ kx²। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो वर्क डन है ना बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी भी फोर्सेस लगी है ना किसी बॉडी पर और उन जो वर्क डन हुआ है ना वहां पे, वो किसके बराबर होगा, जो चेंज आया है काइनेटिक एनर्जी में उसके बराबर, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू हाफ ऑफ mv² माइनस u², फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम से जो हमारा वर्क डन की वैल्यू आई है। याद रखिएगा इन सब फॉर्मूले को, अगर आपको पूरे भी कॉन्सेप्ट डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप फाइनल फॉर्मूले याद रखिए, आपके जो एग्जाम में हेल्पफुल होंगे काफी। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हमारे होते हैं, एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें हम तो जो है उसमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और जब हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। तो देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। मान लीजिए ये है कोई सर्कल है और हमने ये बॉल रखी हुई है यहाँ पे, तो जब हम इसको इस साइड में मूव करेंगे तो भी ये अपनी पोजीशन पे आएगी, एंड इसको ये यहाँ पे करेंगे तो भी ये अपनी पोजीशन पे आएगी, मतलब ये स्टेबिलिटी को गेन कर रही है बार बार। तो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से F क्या हो गया, F हो गया हमारा du/dx, ये आ गया 0। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो आई है हमारी, इसका स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हमारी, मिनिमम। मिनिमम आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, मान लो ये एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं। अब ये एक सर्कल है, अब हमारी बॉल यहाँ पे रखी है, तो क्या है, बॉल इस साइड में भी जा सकती है और बॉल इस साइड में भी जा सकती है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो हमारी बॉल क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर पा रहे हैं, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारी रहेगी वो रहेगी मैक्सिमम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एंड इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। क्लियर। अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सपोज वी आर टेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो है हमने बॉल रखी, तो न्यूट्रल है, मतलब उसके अपनी पोजीशन पे है, जो इक्विलिब्रियम में न्यूट्रल है वो वहीं पे है, ठीक है। तो न्यूट्रल के केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, कोई चेंज नहीं आता, पोटेंशियल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड वी विल टॉक अबाउट द पावर। पावर क्या होती है, पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। देखो वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, पावर क्या होती है, द टाइम ऑफ डूइंग वर्क, किसी वर्क को करने के लिए जो टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर द टाइम ऑफ डूइंग वर्क। पावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, dw/dt। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें हम तो अर्ग पर सेकेंड। अब एक चीज याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है, तो 1 हॉर्स पावर जो होती है वो इक्वल टू होती है 746 वॉट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन ट्रेजेक्टरी। अब हम इसकी पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं, डीपली नहीं घुस रहे हैं चीजों में, जितना हमारा एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उतना ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रेजेक्टरी जो होती है उसमें आपको याद रखना है, जो बॉटम पे वेलोसिटी होती है वो होती है √5 g r के बराबर, जो टॉप मोस्ट पे होती है वो होती है √g r के बराबर, एंड जो मीडियम इस पे होते हैं ना, मीडियम पे उसमें होता है √3 g r, ठीक है। टॉप मोस्ट पे √g r, बॉटम पे √5 g r
एंड जो मीडियम उस पे होगा सर उस पे, तो वो होगा √3gr। ठीक है, ये याद रखने आप। कॉलिजन, अब बात करते हैं कॉलिजन की। कॉलिजन क्या है? इलास्टिक कॉलिजन होती है, इन इलास्टिक कॉलिजन होती है। इलास्टिक मतलब कोई मतलब दो बॉडीज कोलाइड की है, यहाँ से कोलाइड कर रही है वो, तो ये वापस क्या है, वापस दूर, फिर से दूर चलेगी, फिर से कोलाइड करेगी, मतलब इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक है, वो कॉलिजन हो रहा है उसमें बार बार। इन इलास्टिक में क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई दो बॉडी कोलाइड की है, तो मतलब वो कोलाइड कर गई है, वो वापस से अपार्ट नहीं हो रही है, मतलब वो वन बॉडी की तरह अब बिहेव कर रही है। तो इलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, मतलब संरक्षित रहता है, और काइनेटिक एनर्जी में भी कंजर्व रहता है। हमारी जो एनर्जी है इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक में मोमेंटम तो हमारा कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो टेक केयर ऑफ दीज बोथ पॉइंट्स एंड लर्न दीज। ठीक है, अब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई का आप बस एक फॉर्मूला याद कर लो, ई जो है वो बराबर होता है v2 माइनस v1 के, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 के बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अब एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर को, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब एक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहती है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, बट उसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी एनर्जी किसी भी सिस्टम की। तो टोटल एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड हमने बोला कांस्टेंट रहती है। सपोज मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ। ये हमारी एक सरफेस है और ये बॉल है, मान लीजिए ये हाइट है कोई भी h हाइट। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, हाइट से रिलेट करती है पोटेंशियल एनर्जी। सपोज इस बॉल की जो है हाइट वो यहाँ पे है, मान लीजिए हम ले लेते हैं इसको 10, ओके 10 ले लिया हमने। तो देखो जब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी पे है, ये अभी पोजीशन रेस्ट पे है, मतलब ये बॉडी, जैसे ही हमने इसको नीचे की तरफ जो है वो किया, मतलब इसको हमने छोड़ दिया नीचे की तरफ, ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या है, अब ये मोशन में आ गई। तो मोशन में आ गई तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, जब ये नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मतलब इसने जो एनर्जी थी 10 यूनिट्स उसको ले लिया, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 में होगी। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप आयरन करते हैं क्लोथ्स को, तो आप वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, तो बट जब आप उसको आयरन कर रहे हैं अपने क्लोथ्स को, तो वो क्या है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। मतलब कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है वन फॉर्म टू अनदर में, इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये याद रखना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है किसी भी सिस्टम की, और वो कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट है यहाँ पे 10-10। ठीक है, तो आई होप जो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको समझ में आ गए होंगे, एंड अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई एम श्योर ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आप इन सब फॉर्मूलेज को याद कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं इस चैप्टर में, एंड इसको थोड़ा सा क्विक रिविजन रखा है हमने, एक जल्दी वन शॉट वीडियो के तौर पे रखा है कि हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको कम टाइम में जो है ग्रेस्प कर सकें और चीज़ों को अंडरस्टूड कर सकें। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड जो ये हैंड रिटन नोट्स है, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसको ये चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो उसको शेयर भी करिएगा। ठीक, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे जो चैप्टर्स के जितने जल्दी अपलोड की जा सके वीडियो वो मैं अपलोड कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।